टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड at some general point समझ में आएगा बहुत आराम से, ध्यान से लिखना है, ठीक है, और फिर डाउट्स पूछना। at some general point due to a small dipole, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो आप कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो। हमने एक डायपोल लिया था -q +q, और उसी जिस लाइन पे ये डायपोल रखा था बच्चे, उसी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो हमने इसको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाली तो हमने इसको क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आज मैं क्या करने जा रही हूँ बेटा, आज हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, और वो डायग्राम में मॉडिफिकेशन क्या है, ये आपका डायपोल है, दिस इज योर डायपोल, और ये कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द जनरल पॉइंट P। इस पॉइंट P, ये पॉइंट P ना तो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये कोई जनरल पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के कारण निकालनी है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो अब हम ये डिस्टेंस कहां से लेंगे, इसके डायपोल के सेंटर से कंसीडर करेंगे। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन p समझ में आता है क्या आप लोगों को, डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा -q से +q। चैट विंडो पे मुझे आंसर करना जब भी मैं आपको बोलूं, है ना। मैं 12th क्लास को सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव करना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि आपका कंटेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आई वांट ये चीज मेरे को कम्युनिकेट होनी चाहिए कि हाँ मैम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा -q और +q, ये पॉइंट क्या है, मिड से लिया है, मिड ऑफ द डायपोल, ठीक है। मिड से p पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे स्मॉल p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायपोल मोमेंट। याद है p क्या होता था बेटा, डायपोल मोमेंट। और बेटा डायपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है, हमेशा फ्रॉम -q टू +q, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये r डिस्टेंस अवे है, ये जो p पॉइंट है, दिस पॉइंट p जहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। टास्क क्या है, इस जनरल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये इस पॉइंट से r डिस्टेंस अवे है, और ये आपका डायपोल मोमेंट है, और ये थीटा एंगल बन रहा है। कैन यू सी द डायग्राम ना। इस डायपोल, यहाँ तक बना लो, डायग्राम बना लो, अगर आपको डायग्राम बनाना है फटाफट डायग्राम बना लो एवरीवन, ठीक है। इस डायग्राम को अभी खूब सारा बनाएंगे अपन, इसके अंदर और भी चेंजेस करने हैं। ये डायग्राम डिसेंट है, साइज में आपको ठीक लग रहा है, बड़ा छोटा तो नहीं है ज्यादा। डायग्राम बनाते जाना बेटा। अब अगर आप देखते हो इस डायग्राम में जो P डायपोल मोमेंट है वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ इस P के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, थीटा। थीटा से परपेंडिकुलर क्या होता है, P sin थीटा, और थीटा जिस लाइन पे लगता है उसको वो वाला कंपोनेंट होता है P cos थीटा। तो क्या इस P के दो कंपोनेंट हो गए, P sin थीटा इधर और P cos थीटा इधर। बताएंगे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है। P डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, -q टू +q, मतलब x एक्सिस के अलावा। इस डायपोल मोमेंट के, ये सिद्धार्थ, इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस पॉइंट के अबाउट होगा वो है P cos थीटा, और एक इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा दैट इज P sin थीटा। यस, ये डायग्राम समझ में आ रहा है, बन गया है डायग्राम, बन गया है डायग्राम सब लोगों का। अब तुम अपनी थोड़ी सी पुरानी वाली नॉलेज को गैदर करो,
पुरानी नॉलेज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में क्या होती थी, 2p(x³), याद आ रही है, 2p(x³ होती थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होती थी, -p(x³). क्या ये बात करेक्ट है, याद आ रहा है ये, ठीक है। तो उसी इंफॉर्मेशन को मैं बेटा यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिए। ये p cos थीटा वाला कंपोनेंट उसी लाइन पे लग रहा है जिस लाइन पे आपका पॉइंट है। क्या ये p cos थीटा और ये पॉइंट p, ये पॉइंट p एक्सियल लाइन जैसे एक्ट करेगा। एक्सियल लाइन में बेटा क्या होता था, ये आपका चार्ज नीचे का दिखेगा नहीं, ये आपका डाइपोल है ना। इस डाइपोल का जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता था, जिस लाइन पे इस डाइपोल मोमेंट है उसी लाइन पे आगे पॉइंट पी मिलता था, है ना। हमने यही निकाला था एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है, द लाइन ऑन विच द डाइपोल इज एक्टिंग, डाइपोल इज देयर, उसी के आगे आपका पॉइंट है। तो बेटा ये वही वाला केस तो हो गया, इसी लाइन पे आपका p cos थीटा है और इसी लाइन पे आगे आपका पॉइंट p है। तो ये कौन सा केस हो गया, एक्सियल लाइन वाला। अब देखो ये पॉइंट p, ये पॉइंट p और ये वाला कंपोनेंट क्या ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं। परपेंडिकुलर वाला केस याद करो, ध्यान से देखो बेटा, ये -q, ये +q, डाइपोल p यहाँ पे एक्ट कर रहा था और इसके परपेंडिकुलर ये आप p पॉइंट। ये छोटे छोटे डायग्राम्स आपको पुराना रिवाइज कराने के लिए बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया, कैन यू सी दैट, ये परपेंडिकुलर, ये एक्सियल लाइन। तो p cos थीटा कौन सा कंपोनेंट, एक्सियल लाइन वाला, p sin थीटा कौन सा हो गया, इस पॉइंट p से परपेंडिकुलर। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ रही है तो एक बार चैट विंडो पे यस मैम लिख दो, नहीं आ रही है तो मैं फिर से बताऊं। यस, आस्था, आर्यन, जिनकी कुछ मीटिंग अगर लास्ट क्लास रह गई थी तो मैं चाहूंगी कि वो रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख ले, है ना। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्रिश, सब लोगों को रिप्लाई करना है, हर जना अपना रिप्लाई देगा, ठीक है। मैं ये चीज बता रही हूँ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड p cos थीटा की देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा p cos थीटा की देखो बेटा, तो वो क्या यही वाली होने वाली है ना। इधर 2 into p, कौन सा p, जो कि एक्सियल लाइन के अराउंड लग रहा है बेटा, वो तो है p cos थीटा डिवाइडेड बाय x, x डिस्टेंस होता है, इधर ये डिस्टेंस आप बेटा क्या ले रहे हो, r, ये क्या ले रहे हो, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, तो डाइपोल के सेंटर से ये हो गया r3। अब e p sin थीटा, बेटा e p sin थीटा कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -p sin थीटा अपॉन r3। अब मैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, आप लोग अभी कॉपी मत करना, देखो मेरे साथ साथ प्लीज कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, पहले आप मुझे मौका दो समझाने का, मुझे मौका दो लिखने का, फिर आपका मौका आएगा लिखने का, ठीक है। मेरे साथ साथ मत कॉपी करना बच्चों, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से याद दिलाऊंगी पुरानी बात। अच्छा मैं हेडिंग रब कर देती हूँ जिससे कि मैं आपको पुरानी बात याद करा दूँ। आपके पास तो कॉपी है, रजिस्टर आप खोल के भी बैठ सकते हो, नहीं तो ये लो, ये देखो, ये -q, ये +q, ये p डाइपोल और इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इसके कारण इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती थी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या ये बात याद आ रही है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसके अबाउट ये EP cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अच्छा अब वापस से अगर अपनी कॉपी खोलते तो बेटा आपको उसमें मिलेगा परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होती थी तो अपोजिट डायरेक्शन में आती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव साइन बच्चे वही तो बताता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर p sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके कारण क्या EP sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है, तो ये हम E नेट निकालेंगे।
अब यहाँ तक डायग्राम और ये कंटेंट लिख लो, लिखो सब लोग अच्छे बच्चों के जैसे, लिख लो सब लोग। निर्माण लेट बेटा क्लास के अंदर है? यस मैम। तुम तो भाई मेरे पास आते थे तो ही टाइम पे आते थे, बिफोर टाइम। ऑनलाइन क्लास में धीरे कैसे पड़ गए? मैम नीचे था, मैंने फोन पर मैसेज देखा। चलो मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर को, तो शुरू से देख लेना जो छूटा है। इसको तो तुम अभी Okay. कॉपी कर लो जितना कर पा रहे हो, अदरवाइज पूरा तुमको वापस मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। बेटा आप लोगों का कॉपी हो जाए तो थम्स अप या डन डाल देना, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। हो गया? जल्दी बता दो अच्छे बच्चों जैसे, कॉपी हो गया है क्या सब लोगों का? यस, ओके ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर रही हूँ। अच्छे से समझना, सब चीजें समझ में आएंगी, है ना? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब हमको ई नेट निकालना है बेटा। एक पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो वो क्या हो जाएगा, ई पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी का स्क्वायर प्लस ई कॉस थीटा का स्क्वायर पी प्लस 2 ई पी साइन थीटा कॉस थीटा ई पी कॉस थीटा इनटू कॉस फाई। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है तो जरा एंगल चेक कर ले क्या, लिखो यहाँ तक। ये cos फाई क्या सब लोगों को दिख रहा है? EP cos थीटा और EP sin थीटा के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो मैं फाई को हटा के यहाँ पे 90 ही लिख लेती हूँ। क्या ये स्क्रीन के बाहर हो रहा है या स्क्रीन में ही है? आप लोगों को दिख रहा है cos 90 डिग्री? एवरीबॉडी इज एबल टू सी? हाँ बेटा, हाँ। तो cos 90 0 होता है, cos 90 0, तो आपका क्या बच जाएगा, EP sin थीटा का स्क्वायर प्लस EP cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। EP sin थीटा कितना है, k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6। EP sin थीटा लिख के दूं क्या बेटा, क्या है, KP sin थीटा अपॉन r क्यूब। ये लिख दिया था ना मैंने, क्या ये पार्ट लिख दिया था? बढ़ जाओ आगे, बताते जाना, ठीक है? जल्दी तुम्हारी ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, बस ये चीजें कंट्रोल में आ जाए, है ना? 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो इधर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6, r की पावर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे का नहीं दिखेगा ना, यहाँ तक लिख लिया। ये डायग्राम रब कर सकती हूँ क्या? Shall I rub this diagram? Yes, ma'am. ओके बेटा, मैं वापस से पूरा रिवाइज करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है? k p r क्यूब का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ये चीज देखना तुमको भी दिख रही है क्या? फिर इसमें से मैंने k p r क्यूब तो बाहर ही आ गया रूट के,
अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो k p r q इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंड रिजल्ट है। दिस इज योर ई नेट। फिर इसके बारे में बताते हैं। ई नेट लिखो यहाँ तक बेटा, लिख लो सब लोग। लिख लो। हो जाए तो बताएंगे। लिख लिया? एक मिनट रुकना है, ठीक है रुके हुई हो बेटा, लिख लो। वेटिंग, लिख लो लिख लो। डन। नाश्ता हो गया बेटा? एक दो लोग और बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक दो लोग और बताएंगे। सिद्धार्थ का हो गया, आर्यन का हो गया, कृष का हो गया। चलो आओ बेटा सुनो। हमने हेडिंग पता क्या डाली थी? हमने हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जेब्रल पॉइंट। अब है ना वापस से अपनी पुरानी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ निकाली थी? एक्सियल पॉइंट पे। बेटा एक्सियल पॉइंट में क्या होता है? ये p cos थीटा होता है और ये यहाँ पे ही आप r डिस्टेंस थीटा, थीटा क्या बेसिकली एंगल था। अभी आपने बनाया ना, ये डाइपोल था, ध्यान देना डायग्राम पे, ये डाइपोल था, ये डाइपोल मोमेंट p इधर था और ये पॉइंट p, ये r और p के बीच का एंगल थीटा था, है ना? जब आपका डाइपोल के ही आगे पॉइंट लाई करता है, एक्सियल लाइन पे होता है, तो r और p का एंगल 0 डिग्री होगा। यस, तो अगर cos की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे, cos 0 डिग्री इज 1, तो 1 + 3 इज 4, 4 का रूट इज 2। क्या पहले वाला आंसर मिल रहा है? 2kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट यही तो है, 2kp/r³। यस, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या ये बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर मतलब क्या? r ये रहा और p ये रहा, ठीक है? ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल लाइन, याद आ रहा है? वहां पे क्या होता है? p इस डायरेक्शन में और ये रहा r, एंगल कितना? 90, cos 90 0, √1 1, आंसर क्या आएगा? kp/r³। क्या आपके दोनों पहले के रिजल्ट इससे आ रहे हैं? क्योंकि ये तो जनरल है ना, वो उसमें तो आपने उन दोनों केसेस में आपने पोजीशन स्पेसिफाई कर दी थी, स्पेसिफिक पोजीशन पे निकालना चाह रहे थे। ये जनरल है, जनरल में आप थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट से आपका एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सैटिस्फाइड हो रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? cos थीटा की वैल्यू रखो जो कि डाइपोल मोमेंट और r के बीच में, r डिस्टेंस पॉइंट से डाइपोल के सेंटर तक का, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट p के डिस्टेंस को हमने r या x बोल रहे हैं। जवाब देते जाओ बच्चों, फटाफट जवाब दो फटाफट कि क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है सब लोगों को? यस, जल्दी से। ओके बेटा, अब तुमको फटाफट एक क्विक रिवीजन कराएंगे। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या पता तुमको 2-3 चीजें और समझ में आ गई जो पहली बार में नहीं आई। हमारा टास्क क्या था? तुम थोड़ा बहुत पकड़ पाओगे, निर्माण अगर पकड़ना चाहो तो। ये हमारा डाइपोल है, ठीक है? दिस वाज आवर डाइपोल
और हमने एक पॉइंट P जनरल पॉइंट लिया जो कि ना एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है ना इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, एक जनरल पॉइंट लिया जो कि डायपोल के सेंटर से उसका डिस्टेंस r था और ये इस लाइन और डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस क्यू की तरफ लगता है, इस r और p के बीच का एंगल थीटा था। तो हमारा टास्क क्या था, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। तो बच्चे मैंने क्या किया, अब सुनने की बात है, हमने इस P डायपोल के दो कंपोनेंट लिए, इस डायपोल का थीटा के नीचे वाली लाइन एडजेसेंट लाइन से क्या कंपोनेंट होता है, P cos थीटा, है ना, और इससे परपेंडिकुलर क्या होता है, P sin थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? अब आपको देखना ये था कि ये जो P cos थीटा है, ये जिस लाइन के अबाउट लग रहा है उसी लाइन पे तो आपका पॉइंट P लाई कर रहा है। तो ये P cos थीटा का ये कंपोनेंट और ये P कैसे एक्ट करेंगे, एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। और ये P sin थीटा इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट यूज करना था। तो इसमें आपने एक्सियल लाइन का रिजल्ट यूज किया, इसमें आपने इक्वेटोरियल लाइन का यूज किया रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एक्सियल लाइन के कारण इस डायरेक्शन में होती है और इक्वेटोरियल के कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से निकाली। ये मैंने आपको पूरी थ्योरी समराइज कर दी है, पूरा क्या क्लियर हो गया है? अब मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। यस, शैल आई मूव ऑन, बढ़े आगे, बढ़े, फटाफट बताओ। यस, ओके, गुड। चलिए अब हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सब लोग सुनेंगे बहुत ध्यान से। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ सुनो, इलेक्ट्रिक डायपोल, आपने हेडिंग डाली ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, हर एक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस की दूरी बराबर है। तो इस तरह की फील्ड लाइन को जब आप बनाते हो तो ये यूनिफॉर्म फील्ड बनाती है। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिफॉर्म फील्ड, व्हेन ऑल द फील्ड लाइंस आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके अंदर बेटा आप एक डायपोल को रख दो, ये हमने एक डायपोल रख दिया, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। सुनेंगे सब लोग, चालू करूं मैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन, जो हर एक बच्चा बहुत ज्यादा तसल्ली से सुनेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। ऐसे ही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये डिफाइन करते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F by Q। एक टेस्ट चार्ज को अगर एक दूसरे चार्ज की फील्ड में रख दोगे तो वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है याद है आपको, पहले हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं पुरानी चीजें याद दिला रही हूँ, ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, ठीक है, हमने बोला इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती थी। नहीं तो आप क्या करते थे, टेस्ट चार्ज को लेके आए, ये प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो बेटा अब तुमको एक नई चीज मेरे साथ याद करनी है, क्या, फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
प्लस क्यू के लिए फोर्स एक्ट in the direction of electric field। अरे उल्टी बात बोल रहे, पहले हमने बोला था जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब इस बार क्या है, इस बार हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमको फोर्स का डायरेक्शन चाहिए बच्चों। तो मैंने इस बार आपको क्या बोला, मैंने कहा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उस डायरेक्शन में प्लस क्यू, आई रिपीट प्लस क्यू के लिए फोर्स उसी डायरेक्शन में। आई रिपीट प्लस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू के लिए बेटा फोर्स का लगेगा, फॉर माइनस क्यू फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लीज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लस क्यू पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में F इक्वल्स टू क्यू ई, और नेगेटिव पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में माइनस क्यू ई। यहाँ तक लिखेंगे, नोट करेंगे और मुझे बताएंगे, है ना बच्चों, बताना मुझे। कुछ भी डाउट आए, आई वॉन्ट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, ठीक है। प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगती है उसी डायरेक्शन पे प्लस क्यू पे फोर्स लगता है। तो प्लस क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ निकल लेगा, और माइनस क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ये याद रखना है, न्यूमेरिकल निकलेंगे नहीं ये डायरेक्शन के कारण, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ो, भर जाओ आगे। देखो जवाब देते रहो, है ना, चाहे यस मैम बोलो या लिखो, बट बहुत डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन क्लास बिना बच्चों की यस मैम नो मैम सुने। ठीक, चलो आओ देखो, प्लस क्यू पे चार्ज क्यू ही लग रहा है इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पे चार्ज लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगा, एफ नेट। एफ नेट बेटा किसके बराबर होगा, एफ ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस एफ ऑन माइनस क्यू चार्ज, दैट विल गिव यू क्यू ई माइनस क्यू ई, द रिजल्ट विल बी जीरो ऑलवेज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, एफ नेट, net force will be always zero when dipole is placed in uniform electric field। I repeat, इसके अंदर अंडरलाइन स्टेटमेंट क्या है, अंडरलाइन स्टेटमेंट है ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो डाइपोल को कभी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। एक नई टर्म, एक नई तो नहीं है, 11th में पढ़ी होगी। तो ये डाइपोल कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ये डाइपोल ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है। ऐसे ये डाइपोल का इस तरीके का मूवमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या कर्वी पाथ परफॉर्म करती है, इसमें नहीं होगा, इसमें बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, आपका ये डाइपोल आगे पीछे नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म। आई रिपीट, यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो ही एफ नेट आपका जीरो होगा। अगर ये सारी बात समझ में आ गई है, कॉपी हो जाए तो डन लिख देना, मैं आगे बढ़ूंगी। डन लिख के बताना बेटा। यस वासु, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो? अभी बहुत आसान पढ़ाया मैंने। हाँ जी, कॉपी हो गया सब लोगों का। पार्ट आस्था बेटा समझ आ रहा है? ये चीज तो निर्माण को भी आनी चाहिए। गौरव आ रहा है? गुड गुड, ठीक है, चलो आओ देखिए।
तो अभी तक हमको ये पता लग गया है कि ये क्या नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। अच्छा एक बार इधर ध्यान देना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तुम्हें दिख रहा है, p इस डायरेक्शन में लगेगा माइनस से प्लस q की तरफ, ठीक है। अब आओ इसको ध्यान देना, अगर इस मार्कर पे मैं एक फोर्स इधर लगाती हूँ, एक फोर्स इधर लगाती हूँ, ऐसे, ठीक है, दोनों फोर्सेस बाहर की तरफ लगा रही हूँ, तो बेटा जिस लाइन पे फोर्स लगाती हूँ उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इस लाइन के अबाउट मैंने फोर्स लगाया, तो बेटा ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। मैं क्योंकि एक बात बताने जा रही हूँ, इस डाइपोल के केस में क्या हो रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है और एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, आप अपने पेन से करके देख सकते हो, एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, तो बेटा उसके कारण ये डाइपोल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स एक्सिस। व्हाई बेटा जब भी दो फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगते हैं, if the two forces are not acting on the line of action, या तो मैं ये दो इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं, है ना, या तो मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं या मैं इसको अंदर दबाऊं, तो ये दोनों ही केसेस क्या है, द फोर्स इज एक्टिंग कहाँ, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। बट जब एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पे नहीं लग रहे। When the two forces are not acting on the line of action पे जब ये दो forces नहीं लगते हैं, then they produce a torque due to which your dipole will start rotating, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेंगे तो शायद और समझ में आएगी। two equal and opposite forces, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती है, प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं, or you can say torque will act करेगा due to which your dipole क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। सबको स्पिन बॉल आती है ना, स्पिन जब आप स्पिन फेंकते हो तो क्या होता है, आपकी बॉल आगे तो जा ही रही है प्लस अपने ही एक्सिस पे घूमती हुई भी जा रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पिन, सब बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, इस केस में हमारा डाइपोल जिसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी एक डाइपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होता है बच्चे, बट ये दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन पे ना लगने के कारण ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी घूमती है और घूमते वक्त जो फोर्स लगता है उसको टॉर्क बोलते हैं। जब कोई बॉडी घूमती है उस पर जो फोर्स लगता है बेटा उसको टॉर्क बोलते हैं, और इस घूमने वाले मोशन को जब बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती है तो इस घूमने वाले मोशन को आप स्पिन भी बोलते हो। एम आई क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? ठीक लग रहा है? 11th का पार्ट समझ में आ रहा है? अभी तक तो सिर्फ डेफिनेशन बोली है। सैटिस्फाइड? चलो आओ बच्चों, आओ आगे कमाल दिखाएं तुमको क्या होता है। तो कुल मिला के हमको ये पता लग गया है कि भाई अब रोटेशन हो रहा है तो हमको टॉर्क की बात करनी है। तो जरा टॉर्क की बात कर लेते हैं बच्चों। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
क्या होता है देखो जरा। टॉर्क का ये फॉर्मूला आपने कौन सी क्लास में देखा था? 11th में। इसको बताते हैं कैसे लगा है। बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका टॉर्क कैसे घूम रहा है? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। एवरीबॉडी कैन सी ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है बेटा, जो एक्सिस ऑफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे फोर्स लग रहा है उस लाइन और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन है और जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम आई क्लियर? व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस लाइन पे लगता है और फोर्स जिस लाइन पे लगता है, उन दोनों लाइन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइपोल है बच्चे, अगर आप इसको देखोगे, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। ये जो डाइपोल है ये कैसे रखा हुआ है? ये डाइपोल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है ना? आती बात समझ में? तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और हम इसका ये डिस्टेंस कहाँ से, ये एल लेते थे ना, आपको याद आ रहा है? मिड से डाइपोल के डिस्टेंस क्या होते थे? एल और एल। तो बेटा क्या ये एल साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इतनी मैथ्स लगा लोगे ना, इतनी मैथ्स का सब बच्चा लगा लेगा। थीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, थीटा के नीचे वाली लाइन पे एल कॉस थीटा होता है, और ये बेटा डिस्टेंस आपका एल है। सैटिस्फाइड हो क्या सब लोग? यहाँ तक लग जाएगा सबको? आओ इधर, एक बार इधर ही रहो सब लोग। अब इसी तरीके से एक फोर्स पीछे भी लग रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन पे आपका फोर्स लग रहा है और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये है। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? तो क्या इस केस में ये एल साइन थीटा होगा क्या? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? नेट टॉर्क will be equals to tau. इस टॉर्क के सिंबल को टाउ बोलते हैं, टाउ। So tau 1 plus tau 2, where tau 1 is equals to f q e l perpendicular distance sin theta plus सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, I repeat मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, q e sin theta। अभी डायरेक्शन लेके बता दूंगी, q e sin theta, q e l sin theta। यहाँ तक आ रहा है क्या समझ में? यहाँ तक आ रहा है क्या सारे बच्चों को? डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। डी परपेंडिकुलर लिखना चाहो तो लिख लो, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है? बच्चों को आ रही है कि बातें समझ में? जल्दी से जवाब दो इन चीजों का। आप जवाब दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, है ना? अरे यहाँ पे ही बस थोड़ी सी मैथ्स है, ये मैथ्स समझ में आ गई तो हमारा टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद तो बस मजे ही मजे हैं। बढ़ू बोलो, जवाब दिया किसी बच्चे ने? अरे यार इतनी बार नहीं बोलना पड़ेगा, या तो ये बोल दो कि मैम रिवाइज करा दो। निर्माण ओके का क्या मतलब है? ओके थोड़ी सी डिप्लोमेटिक टर्म हो गई है कि मैम आया या नहीं आया। ओके ठीक है चलो। अच्छा क्या आप लोगों को याद है ये जो टाउ होता था? नहीं याद है कोई बात नहीं बेटा, एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एफ क्रॉस डी लिखते हैं, है ना? एफ क्रॉस डी। डन नहीं? आप अभी निर्माण समझो, ठीक है? लिखने का काम तो हम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, समझ ज्यादा रहे तो समझने पे ध्यान दो। अच्छा आओ बेटा, एफ क्रॉस डी, क्रॉस प्रोडक्ट की एक बार बात कर लेते हैं बेटा। एफ अगर मैं लेती हूँ एफ इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी और एफ इज इक्वल्स टू
बी क्रॉस ए। क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर को पहले लिखूं या बी वेक्टर को पहले लिखूं, उसमें डिफरेंस होता है? आंसर इज यस। कैसे समझेंगे बेटा? ए क्रॉस बी ये बोलता है आपको पहले ए वेक्टर की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाना है, ठीक है? और बी क्रॉस ए ये बोलता है कि पहले आप बी में रखो और बी से ए की तरफ हाथ घुमाओ, ठीक है? दिस इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो जो आपका थंब होगा बेटा, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉप, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा जो जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो वो दोनों जिस प्लेन में लाई करेंगे उससे परपेंडिकुलर हमेशा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। आई रिपीट, ए और बी सेम प्लेन में लाई करेंगे, इससे परपेंडिकुलर या तो ये होगा या अंदर की तरफ होगा, ठीक है? ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। तो इससे जो परपेंडिकुलर आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट का वेक्टर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर। अगर मेरा ए, लेट्स से ए मेरा, सुनेंगे आप लोग बच्चों, अगर ए क्रॉस बी है, ये ए है ये बी है, तो ये क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए पे हाथ रख के बी की तरफ घुमा दो तो आपका थंब आ रहा है अंदर, ठीक है? मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। और बी पे हाथ रख के ए की तरफ घुमा दो तो थंब आ रहा है आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है अगर आप ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अब आओ इधर, तो अब जरा हम इधर बात कर लेते हैं। बेटा इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, आपका फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है ना, और ये आपका एल परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो फोर्स से एल परपेंडिकुलर की तरफ हाथ, एल साइन थीटा की तरफ हाथ घुमाया, तो बेटा क्या रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है जो कि आपकी घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज कहलाएगा? क्या बोलते हो? सही बोल रहे हैं? इधर आओ सर, इधर फोर्स को एल साइन थीटा की तरफ लेके गए तो भाई मेरा तो फिर से इधर भी क्लॉकवाइज आ रहा है। अरे दोनों ही टॉर्क सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड होंगे दोनों फोर्सेस, दोनों टॉर्क, ये भी क्लॉकवाइज रिजल्ट हो रहा है, इसके कारण थंब इनसाइड, और बेटा इसके कारण भी थंब इनसाइड ही आ रहा है। तो नेट टॉर्क इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो मेरा डाइपोल घूमेगा, घूमने के लिए इसके कारण भी क्लॉकवाइज है और बच्चे इसके कारण भी क्लॉकवाइज है। तो मेरा टॉर्क, जो नेट टॉर्क है, रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल टॉर्क का एडिशन, क्योंकि बोथ द टॉर्क इज एक्टिंग, मेरा थंब कहाँ है? अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों के कारण। क्या ये बात आ रही है क्या समझ में? ये देखो, यही चीज तुमको मेरे साथ समझनी है। ये 11th का पार्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, हाँ भाई अब मैं इसको वेक्टर लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों रिजल्टेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दे विल बी एड अप। लिखा? लिखो और समझो, लिखो और समझो, है ना बेटा? लिखेंगे समझेंगे। लिख के समझ लेना और मुझे बताना तो मैं आगे बढ़ूंगी। देखो काफी आराम से चल रहा है टॉपिक, मैं 11th का डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डन और थम्स अप डाल देना। डन ये बताएगा कि मैम कॉपी हो गया और थम्स अप ये बताएगा कि मैम जो कॉपी होगा वो समझ में भी आ गया। हाँ जी बच्चों, बता देंगे।
हम सब भी डरा सिद्धार्थ, समझ में नहीं आया टॉपिक? हाँ नहीं मैम, वो इमोजीज नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग, मैं वेट कर रही हूँ। यस, आस्था, आर्यन, क्रिश, पार्थ, गौरव, वासु, मेहमान, क्या स्टेटस है आप लोगों का? आस्था डन एंड हम सब, वेरी गुड बेटा। यस क्रिश, ओके चलो। आर्यन आ गया समझ में? ठीक है, गुड। लो आओ, तो तुमको एक चीज और दिखाएं। आओ, आ जाओ इधर। P का फॉर्मूला याद है? क्या होता था? Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो बेटा ये रहा Q, ये नीचे का दिख जाएगा, यहाँ पे लिख लो, इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। बेटा क्या ये हमारा जो टॉर्क नेट है, नेट टाउ इज इक्वल्स टू Q2L, तो P हो गया ना, P E sin theta. Can I write this as P cross E, where theta is the angle between P and E? थीटा एंगल किसके बीच में? P और E के बीच में। P और E का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तुम्हें नेट टाउ मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। कैन यू सी? P मेरा P यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। P से E की तरफ हाथ घुमाओ, P से अगर E की तरफ हाथ घुमाओगे तो टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है, पहले भी इतनी देर से अंदर ही लग रहा था। तो एक नया फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया है टॉर्क का, जो कि हम 10 अब 12th में पढ़ेंगे, है ना। 10, ये जो 12th का फॉर्मूला है ये 11th के फॉर्मूले से डिफरेंट है, क्योंकि ये डायपोल के रिस्पेक्ट में है। टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है। और P और E का ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, P और E का ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एंड साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ये बात? क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है क्या आप लोगों को? देखो, टाउ को P, P क्या है आपका? Q2L E साइन थीटा। तुम्हें एक चीज और बता रही हूँ, अरे अगर अब आप नया डायग्राम ये लिख लिया क्या ऊपर? ये रब कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड का पूरा रब कर दूं क्या? इसका काम हो गया। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये आपका डायपोल है -Q और +Q, ठीक है। और बेटा ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये 2L है तो ये कितना होगा? 2L sin थीटा, ठीक है। 2L sin थीटा सीखना हो तो, नहीं तो अपना काम तो बन गया है, अपना काम हो चुका है। मैं तो आगे का यूं बता रही हूँ, आगे का मतलब एक दूसरा तरीका बताना। तो ये पूरा 2L sin थीटा हो गया। व्हाट इज फोर्स? फोर्स बेटा क्या है? QE। आपका टाउ का जो 11th वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से बता रही हूँ, फोर्स इनटू टाउ Q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स कितना है? QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है? व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 2L sin थीटा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला चाहे पूरा इससे कर लो, या फिर मैंने तुमको अभी अलग अलग करके बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वैसे कर दो जैसे तुमको पसंद है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला समझ में आ गया तो उस पर टिक लगा लो, नहीं तो ये देखिए फोर्स, दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स लेंगे, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, कंसीडर ओनली वन फोर्स। इज दिस क्लियर? इसको कपल भी बोलते हैं, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज कपल? कपल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस when do not act on a line of action, then they produce torque, rotational motion. क्लियर है? आता है कि ये टॉपिक समझ में? समरी दे दूं क्या इसकी एक बार? जल्दी बोलो, टॉपिक क्लियर है क्या? टॉपिक क्लियर है? समरी दे दूं एक बार जल्दी से? चलो एक बार तुमको समरी दे देती हूँ। अरे डेरिवेशन तो बिल्कुल छोटा सा था, ज्यादा समय तो 11th का पार्ट पढ़ाने में लग गया।
लो देखो इधर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने, ये डायपोल रखा है ना, ये डायपोल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मूवमेंट होता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मूवमेंट होता है। तो P और E के बीच में बेटा थीटा एंगल बन रहा है, क्या ये बात समझ में आती है? हमने बोला प्लस क्यू पे हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, फिर हमने बोला नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पूरा रिवाइज करा रही हूँ, पकड़ लेना जल्दी जल्दी। तो बेटा ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण, तो नेट फोर्स इज डायपोल पे व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द नेट फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो प्रोवाइडेड द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब हमने ये बोला कि ये जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट एक्टिंग ऑन अ लाइन ऑफ एक्शन। जब दो फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस अ टॉर्क, दे प्रोड्यूस अ रोटेशनल मोशन, दे प्रोड्यूस अ स्पिन मोशन। ठीक है, तो वो टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होती है? दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होता है? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रहा फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज टाउ? टाउ इज इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F L sin थीटा और इधर से भी F L sin थीटा। दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट टाउ दोनों का एडिशन होगा, जिसके कारण आपका टॉर्क अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो नेट टाउ का रिजल्ट क्या आएगा? PE sin थीटा, दैट इज P क्रॉस E। ठीक है, P पहला वेक्टर, P से E की तरफ हाथ घुमाएंगे तो PE हमेशा सेम प्लेन में होंगे, इनके परपेंडिकुलर प्लेन में P से E की तरफ। ये रहा P से E की तरफ हाथ घुमाया तो जो मेरा थंब होगा वो मुझे देगा टॉर्क का डायरेक्शन। बोलो क्लियर है कि इतनी सारी बातें क्लियर है? टॉपिक आ गया समझ में? हो गया क्लियर? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ बच्चों, तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, अब जवाब देना है सब लोगों को, सब लोग फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो इस चीज के अंदर। डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट, मैंने अपनी तरफ से 100% क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है ना, बहुत ही आसानी से। चलो क्लियर है बेटा, ओके बेटा, चलो चलो गुड। आस्था क्रिश सब लोगों को ओके। चलो आओ, अब हम हेडिंग डालेंगे, सुनेंगे मेरी बात। बेटा हमने एक चीज बोली कि फोर्स तो हमेशा जीरो रहने वाला है अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी है। क्या ये चीज हम टॉर्क के लिए भी कह सकते हैं? MCQ क्वेश्चन बनता है। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम भी रहती है, मिनिमम भी रहती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट्स वैल्यू इज मिनिमम और जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट दो केसेस हैं। हेडिंग डालेंगे व्हेन इज द टॉर्क ऑन डायपोल इज मैक्सिमम। हेडिंग डाली, टाउ मैक्स कब होगा? टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब लगेगी? बेटा टाउ का फॉर्मूला क्या आया? टाउ का फॉर्मूला आया PE sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू sin थीटा मैक्सिमम कब होता है? 1 पे होता है, ±1 है ना, ±1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 90 और 270। दोनों ही केस में टाउ मैक्सिमम होगा PE या फिर -PE। क्या बोलते हो? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर, ये +Q ये -Q, ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहती है। आप जैसे ही इस पे ये P लग रहा है इस डायरेक्शन में, आ रहा है आपको समझ में? ये P ऊपर लग रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो P से E 90 डिग्री एंगल हो गया ना इन दोनों के बीच में।
व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। पी एंड ई 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की बच्चे क्या होगी? पी ई। sin थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी दैट इज 1। ठीक है, और 270 का केस बेटा क्या होगा? 270 का केस क्या होगा? इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू। इस केस में भी टाउ की वैल्यू मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा पी ई साइन थीटा। नेगेटिव तो डायरेक्शन है ना, नेगेटिव तो बच्चे डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा ये एंगल कहाँ से देखना है? ये दिक्कत आ रही है, ये लो 90, 180 और ये 270 आया समझ में? 90, 180 और ये 270 क्लियर है? आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या? बताओ बेटा। तो जब भी P परपेंडिकुलर होगा E से, उस केस में टाउ आपका मैक्सिमम होगा। बोलो क्लियर? बोलेंगे बच्चों? क्लियर है? बढ़ूं क्या आगे? जवाब दे दो यस। ओके, अब हम ले रहे हैं टाउ का मिनिमम केस, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। आओ इधर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। टाउ की वैल्यू मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। मिनिमम टाउ की वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा बेटा, जब थीटा की वैल्यू होगी या तो 0 या फिर 180। ठीक है, थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी, दोनों ही केस में आपका टाउ क्या होगा? मिनिमम, और इनफैक्ट 0 होगा। ठीक है, साइन 180 0, साइन 0 0। आओ डायग्राम देखेंगे इधर। ये आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने डायपोल रखा, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, और ये रहा पी डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस केस में टाउ पी ई साइन 0 डिग्री, मतलब टाउ की वैल्यू 0, नो रोटेशनल मोशन। डायपोल को अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दोगे तो भैया ये स्टेबल, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। ऐसे ही बैठे रहने को बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये कैसी किस पोजीशन में? इक्विलिब्रियम में है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्विलिब्रियम में है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखो 180 डिग्री के केस में बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इससे उल्टा बिठा दो, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू। ठीक है, ये P लग रहा है इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं आप लोग? P इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 180 डिग्री। इस केस में भी क्या होगा? टाउ विल बी P E sin 180 डिग्री। बेटा टाउ की वैल्यू फिर से शून्य आ जाएगी, शून्य, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में टाउ जो आपका डायपोल होगा वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ तक लिखो बेटा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, नो रोटेशनल मोशन। लिख लो तो बताना बेटा। बोलो बच्चों। हाँ जी बच्चों, बता दो क्या स्टेटस आप लोगों का? हो गया? गौरव समझ आ रहा है टॉपिक? समझ आ रहा है? क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे बेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन बनता है, सुनोगे। ये दोनों ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन है जिसमें डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अपने आप को अलाइन करके बैठ जाता है। ठीक है, डायपोल किस पोजीशन में क्वेश्चन बनता है कि इन विच पोजीशन डायपोल विल बी in equilibrium when it is in the direction of electric field and the dipole is placed parallel to the electric field. ठीक है, parallel तो रखा हुआ है।
ये इसमें पैरेलल है, इस केस में पैरेलल है, और इस केस में एंटी पैरेलल है, इस केस में एंटी पैरेलल है। अब सुनो मेरी बात, इसमें से एक इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा टॉपिक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें स्टेबल। और बेटा इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब देखिए। बात करें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम वो एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने उसको समझाया बुझाया कि बेटा थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, तो बेटा वो उस इक्विलिब्रियम में आ गया है, वो उस जोन में आ गया पढ़ाई करने के। और उसके फ्रेंड का फोन आया, उसके फ्रेंड ने उसको उसकी उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हिलाना चाहा, बट वो नहीं हिला और फिर से वो पढ़ने बैठ गया, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर क्या मतलब है, मतलब अगर ये मेरा डाइपोल इस जगह पे था और मैंने इसके साथ क्या छेड़खानी करी, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दिया, ठीक है, मैंने डाइपोल को इधर हिला दिया, तो जैसे ही मैंने डाइपोल को थोड़ा सा इधर हिलाया तो उसने कहा भैया नहीं, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड ही बैठेंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा डाइपोल क्या चाहता है बेटा, डाइपोल हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड सेट करना चाहता है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ठीक है। डाइपोल क्या चाहता है, इट ऑलवेज वांट टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को समझ पा रहे हो, डाइपोल पे भाई आप यहाँ पे फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज को ई की डायरेक्शन में लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज को अपोजिट, तो ये डाइपोल घूम के वापस से कहाँ जाएगा, आपने ये ऐसे रखा हुआ था, कैसे था, ऐसे था, और आपने इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हिलाया, वो फिर से क्या जाएगा, डाइपोल ऑलवेज वांट टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट ऑलवेज वांट टू, वो हमेशा वैसे ही बैठना चाहता है, तो आपने हिलाया और वो वापस आ गया। अच्छा उल्टा करके देखना है, ये प्लस क्यू को नीचे लेके जाना है, तो फिर से फोर्स लगेगा, वो भी वापस इधर ले आएगा, तो ये वही बच्चा हो गया ना जिसके फ्रेंड ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया बट हुआ नहीं। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल बोलते हैं कि भैया वो स्टेबल है, उसको लाइफ में एम मिल गया है, वो उसने सोच लिया है कि मैं तो डाइपोल के साथ ही लगा रहूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, तो वो इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, ये कैसे बैठा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल इस डायरेक्शन में, जो कि अभी इक्विलिब्रियम में है, ये हिल नहीं रहा है। अब आप इसको हिलाते हो, ठीक है, उसको भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हिलाया आपने था, बट वो वापस लौट आया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। इधर बच्चे आप क्या करोगे, ध्यान देना, ये प्लस क्यू को इधर ले, मतलब मैंने इस डायरेक्शन में इसको हिलाया, ये ऐसे बैठा हुआ था, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज कर रहा है, ये रेड मार्कर का पॉइंट, ठीक है बेटा। अब मैंने जब इसको हिलाया तो अगर ये स्टेबल होता तो वापस इसी पोजीशन में आता, बट हमने क्या देखा कि भाई डाइपोल हमेशा क्या चाहता है, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, तो ये जैसे ही आपने थोड़ा सा छोड़ा, ये तो पूरा घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल। तो मम्मी पापा ने बैठाया था पढ़ने के लिए, बट जैसे ही फ्रेंड का फोन आया और ये एंगल से आप घूम के गए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, इसमें इसने इक्विलिब्रियम नहीं छोड़ा था, ठीक है, जिस तरीके से आपने बिठाया था, अगर हिलाया तो वापस उसी पोजीशन में जाके बैठ गया, और इधर जैसे ही छोड़ा तो ये तो वापस ही नहीं लौटा और कहाँ चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि सबसे फेवरेट पोजीशन डाइपोल की क्या होती है, इट ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जल्दी से बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
always align itself in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बच्चों, क्या आपको इस टॉपिक का फील आ पा रहा है? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? दोनों ही केस में नेट टाउ 0 था, इसमें भी नेट टाउ 0 था। बताओ मुझे, क्या ये टॉपिक आया क्या समझ में? आया आप लोगों को? बताओ बच्चों, क्लियर है? क्रिश आ रहा है समझ में? स्टेबल अनस्टेबल के बारे में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? फिर से एक बार स्टेबल देखो, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। रिवीजन से मेरी ख्याल से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। टॉर्क मिनिमम या जीरो, टॉर्क मिनिमम और जीरो कब होता है? या तो थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है। थीटा जब 0 होता है तो P और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। P इज डाइपोल मोमेंट। इस केस में P और E सेम डायरेक्शन में, और इस केस में P इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन 180। बट दोनों ही सिचुएशन में नेट टाउ क्या है? 0। नेट फोर्स तो ऑलवेज ही 0 है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नेट टाउ दोनों में 0 है और नेट फोर्स तो शुरू से 0 ही चल रहा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है। अब बच्चे हुआ क्या, जब नेट टॉर्क 0 होता है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, कि आप टॉर्क टाउ ये आपके डाइपोल को छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ नहीं करेगा, जहां पे छोड़ोगे वैसा का वैसा बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करता, ना तो ट्रांसलेटरी मोशन करता है ना रोटेशनल मोशन करता है। तो मतलब इक्विलिब्रियम में ना कुछ नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बैठा दिया, उसके साथ बैठ गया। अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। बच्चे स्टेबल में आपने क्या किया, जब इस डाइपोल को अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा हिलाया तो वो वापस अपने आप को क्या चाहता है? डाइपोल ऑलवेज वांट टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने हिलाया तो वो वापस लौट के आ गया, आपने नीचे हिलाया तो भी वापस उस पोजीशन पे आ गया। तो बेटा ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर आप हिलाते हो तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि डाइपोल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपने इसको हिलाया। तो बेटा जब अब आप इसको हिलाओगे तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि हर एक डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो इसको अगर अलाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस तरफ लग रही है, तो ये वापस आता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल। क्या थ्योरी क्लियर है? क्या बच्चों को थ्योरी क्लियर हो गई है? जल्दी से जवाब दे देंगे। इज दिस थ्योरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपके जो टेस्ट में 4th और 7th क्वेश्चन था, नाउ यू कैन अटेम्प्ट इट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि P और E के बीच में 30 डिग्री एंगल है तो टाउ निकालो, PE sin 30 डिग्री लगा के निकालना। ठीक है, तो आज अपन इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छी चीज़ें करेंगे। हम दो लेक्चर में शायद चैप्टर खत्म करते, शायद। बट अगर मैं कल क्लास ले रही हूँ तो आई इन्फॉर्म यू 450 पे ही लूँगी। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी अगर ले। आज इतना ही। लेक्चर को रिवाइज करें, एनसीईआरटी से रीड करें, और अगर कुछ भी दिक्कत आए तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मोस्टली सुबह तक मिल जाएगा, तो उसको देख लें। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय बेटा, बाय।